गुफा के अंधेरों में रचा गया है एक खौफनाक खेल, ममता की मजबूरी और शैतानी ताकतों का मेल। आयशा की कोख बनी कालसुरा का नया बसेरा, मिट गया रूह का नूर, छाया मौत का घना अंधेरा। कुर्बानों की आग से वो शैतान की संतान आई, इंसानियत का अंत हुआ और दहशत की दुनिया छाई। आयशा अपनी आंखें खोलती है, वो उठकर बैठती है। उसकी सांसें तेज चल रही होती हैं। वो खिड़की की ओर देखती है, बाहर तेज बारिश हो रही होती है। वो बिस्तर से उतरती है और बालकनी में आती है। वो अपने लगाए हुए गेंदे के फूल को देखती है। गमले में बहुत ज्यादा पानी भर गया होता है और उसी वजह से फूल खराब हो चुके होते हैं। विमला, विमला! विमला भागती हुई कमरे में आती है। वो देखभाल करने वाली है। क्या हुआ मैडम, कोई बात है क्या? तुझे कहा था ना बारिश के वक्त फूल को अंदर कर देना, क्यों नहीं किया तूने? माफ कर दो मैडम, वो आप सो रही थी ना तो डिस्टर्ब नहीं किया। बस बहाने हैं तेरे। चल अब गमले को अंदर ला और पानी साफ करके उसे घर के अंदर रखो। हाँ मैडम। विमला गमले के पास जाती है, उसे अपने हाथ में उठाती है और कमरे के अंदर आती है। फिर वो गमला लेकर कमरे से बाहर चली जाती है। आयशा उसे जाते हुए देखती है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा है। उसी वक्त बाहर आयशा बालकनी में खड़ी होती है। कुछ ही वक्त में वो अंदर जाती है और खिड़की बंद कर देती है। घर के सामने सड़क पर लाल लिबास में लिपटी एक औरत आती है। वो उसी बालकनी की ओर देखती है जहाँ कुछ वक्त पहले आयशा खड़ी थी। वो अपने बैग से एक नींबू निकालती है और उसे घर के गेट के सामने रख देती है। फिर वो उसमें कील ठोककर उसे वहीं जमीन पर सही से रख देती है। रात में आयशा बैठी होती है और फोन पर बात कर रही होती है। विमला उसके पैरों की मालिश कर रही होती है और आयशा बात करते हुए बैठी रहती है। हाँ मम्मा, मैं कर लूंगी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। टेंशन तो होगी ही बेटा, पिछले कुछ दिनों में जो भी हुआ उसके बाद मन में खौफ सा बैठ गया है। मम्मा, आपको इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ और आप फिक्र मत करो, मैं यहाँ ठीक हूँ। विमला ठीक से तो काम कर रही है ना? आयशा चुपचाप विमला को देखती रहती है। जब वो उसके पैरों की मालिश कर रही होती है, वो धीरे से जवाब देती है, बिना ये जताए कि वो उसी के बारे में बात कर रही है। हाँ ठीक ही है, बस कभी कभी चीजों का ध्यान नहीं होता। फिक्र मत कर बेटा, वो थोड़ी भुलक्कड़ जरूर है मगर एक नेक इंसान है। हमारे गांव में उसने काफी लड़कियों की गर्भ के वक्त मदद की है। हाँ माँ ठीक है, चलो गुड नाइट, मैं फोन रखती हूँ। आयशा फोन काट देती है। ठीक है, बस जाकर सो जाओ अब। ठीक है मैडम। विमला उठती है और बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद आयशा भी उसके कमरे की ओर चली जाती है। जैसे ही आयशा अपने कमरे में कदम रखती है, उसे अंदर कुछ अजीब सा महसूस होता है। हवा थोड़ी भारी लगती है और माहौल में हल्की सी बेचैनी होती है। वो इस बात को नजरअंदाज करती है और बिस्तर पर चढ़कर लेट जाती है। फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। दूसरी ओर एक अंधेरी गुफा में 3 औरतें पानी के एक कुंड में आयशा का नजारा देख रही हैं। उनमें से एक वही औरत होती है जिसने उसके घर के गेट के सामने नींबू रखा था। वो इस रहस्यमयी समूह की मुखिया होती है। वक्त आ गया है कालसुरा के संतान को लाने का। इस लड़की की कोख में जो बच्चा है वही हमारे समुदाय का वारिस बनेगा। पानी के कुंड में दिख रहा आयशा का मंजर धीरे धीरे करीब से नजर आने लगता है। कुछ दिनों बाद आयशा स्ट्रेचर पे लेटी होती है और डॉक्टर उसका अल्ट्रासाउंड कर रही होती है। वो मशीन को उसके पेट पर घुमाते हुए बच्चे की हलचल देख रही होती हैं। तभी उसे बच्चे के सिर पर सिंह जैसा कुछ नजर आता है। ये क्या है? क्या हुआ
हुआ डॉक्टर? सब ठीक तो है ना? बेबी के सर पर एक सिंग जैसा कुछ लग रहा है। क्या डॉक्टर, मेरा बच्चा ठीक तो है ना? क्या ये कोई प्रॉब्लम है? आयशा रिलैक्स। कभी कभी बेबी की पोजीशन से अल्ट्रासाउंड कुछ चीजों को ठीक से स्कैन नहीं कर पाता। बट डॉक्टर, आपने जो इट्स ओके आयशा, मे बी ये बस उसकी दूसरी पोजीशन में होने की वजह से। बच्चे में कोई डिफॉर्मिटी या हेल्थ इश्यूज के साइन नहीं लग रहे। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। आयशा अपना सर हिलाकर सहमति जताती है। कुछ वक्त के बाद आयशा लैब से बाहर आती है और आसपास रिक्शा ढूंढती है। तभी उसे सड़क की दूसरी ओर एक औरत खड़ी नजर आती है। ये उस रहस्यमय समूह की वही औरत होती है। उसकी नजरें अजीब और बेचैन करने वाली होती हैं। ये देखकर आयशा उसकी नजरों से बचने की कोशिश करती है। आयशा वहां से चली जाती है। वो सड़क के दूसरे हिस्से में पहुंचती है, जहां जगह थोड़ी सुनसान लगती है। वो तेज कदमों से आगे बढ़ती है और बार बार पीछे मुड़कर देखती रहती है कि कहीं वो औरत उसका पीछा तो नहीं कर रही। कुछ वक्त बाद वो रुकती है और पीछे मुड़कर देखती है, मगर अब उसके पीछे कोई नहीं होता। वो गहरी सांस लेती है और अपने बैग से तौलिया निकालकर माथे का पसीना पोंछती है। जैसे ही वो वापस मुड़ती है, उसके सामने अचानक वही तीनों औरत आकर खड़ी हो जाती हैं, बिल्कुल आमने सामने। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? चलो हमारे साथ। नहीं, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मेरे पास आने की कोशिश मत करना। तुम्हें पैसे चाहिए? ये लो। वो अपना हैंडबैग उतारती है और माया के पैरों के पास फेंक देती है। हमें पैसे नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए तुम्हें? माया अपनी उंगली उठाकर आयशा के पेट की ओर इशारा करती है। आयशा की आंखें डर से फैल जाती हैं। वो घबराकर ना में सर हिलाती है। अचानक माया आगे बढ़ती है। उसके हाथ में एक काला पत्थर होता है और वो उसे जोर से आयशा के सिर पर मार देती है। उसी वक्त आयशा जैसे बेहोश हो जाती है। उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। जब आयशा की आंखें खुलती हैं, वो खुद को उसी गुफा में पाती है जहां वो 3 औरतें थीं। वो किसी चीज से बंधी नहीं होती, मगर उसका शरीर जैसे सुन्न हो गया होता है। वो ना हिल पा रही होती है और ना ही कुछ कर पा रही होती है। तभी माया वहां आती है और उसे देखती है। उठ गई। छोड़ो मुझे। क्या करना चाहते हो मेरे बच्चे के साथ? क्यों लाए हो मुझे यहाँ? डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी। तुम मुझे छोड़ दो बस। मुझे तुमसे और कुछ भी नहीं चाहिए। आयशा, तुम हमारे समुदाय का वारिस देने वाली हो। कालसुरा ने इस मकसद के लिए तुम्हें चुना है। अपने आप को खामोश करो और इस दुआ को मंजूर करो। कौन है ये कालसुरा? ये बच्चा मेरा और मेरे पति का है। मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगी। बच्चा बेशक तुम्हारे पति का है, मगर इसमें जान कालसुरा की है। तुम्हारा बच्चा तो उसी दिन मर चुका था। क्या? माया का डरावना चेहरा दिखाई देता है। जब तुम सीढ़ियों से गिरकर उस रात अस्पताल आई थी, तभी से ये सब शुरू हुआ था। वहां के डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए। सबके सब ढोंगी थे। किसी में कुछ करने की ताकत नहीं थी। डॉक्टर, बताइए ना क्या हुआ? आयशा और बच्चा ठीक तो है ना? आयशा खतरे से बाहर है, मगर हम उसके बच्चे को नहीं बचा पाए। नहीं डॉक्टर, ये नहीं हो सकता। अभी कुछ महीनों पहले ही उसके हस्बैंड की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। आयशा अब इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। माँ जी, आप सब्र रखिए। आयशा अभी कोमा में है। जब उसे होश आएगा, तब हम फीटस को निकालने का सर्जिकल प्रोसेस स्टार्ट करेंगे और इस बात को हम उसे कुछ वक्त बाद बताएंगे। जब डॉक्टरों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, तब हमारे समुदाय की औरत ने तुम्हारी माँ को संभाला। वो यहाँ आई थी उसी के साथ, और मैंने उसके सामने ये प्रस्ताव रखा।
हमें तुम्हारी बेटी के बारे में सुनकर दुख हुआ। मैं उसकी जिंदगी में बच्चे का सुख वापस ला सकती हूँ, मगर इसके लिए उसे कुर्बानी देनी होगी। कुर्बानी? कैसी कुर्बानी? रूह के बदले रूह? क्या मतलब है इसका? स्वामी कालसुरा के समुदाय में अब सिर्फ हम 2 बचे हैं। इस समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक ऐसे औरत की गर्भ चाहिए जिसका बच्चा उसकी कोख में मर गया हो। स्वामी कालसुरा उस बेजान बच्चे में फिर से जान डालेंगे, मगर इसके बदले में आयशा को हमेशा के लिए उनकी दासी और उस बच्चे को हमारा वारिस बनाना होगा। वो डरी हुई थी, चिंता में थी, मगर तुम्हें खोने का डर सबसे बड़ा था। और फिर क्या करना होगा? वो मान गई। मैंने इस काम का यज्ञ शुरू किया, और ये पीला धागा जो तुम्हारे गले में बंधा है वो और कुछ नहीं बल्कि एक तरह की बंदिश है। और तुम्हारा ख्याल रखने के लिए विमला को भेजा। इस धागे को अपनी बेटी की गर्दन पर डालना। याद रहे, ये तब तक ना निकले जब तक बच्चा नहीं हो जाता। विमला उस वक्त तक तुम्हारी बेटी के साथ रहेगी। उसे हर रोज ये पाक पानी पीना होगा। और उसके बाद वो वहां से चली गई। उस दिन तुम्हारी माँ ने तुम्हारी कोख को हमारे हवाले कर दिया। हमने तुम्हारी रूह को यहाँ बुलाया और असर तुम्हें वहां होना शुरू हुआ। ओह! और उस रात हमारे स्वामी, पूरे समुदाय के दाता कालसुरा ने तुम्हारे मृत कोख में अपने अंश को जगाया और उस बच्चे को नया जीवन दान दिया जो अब हमारा उत्तराधिकारी होगा। और ऐसे तुम इस समुदाय की देवी बनी। ये सच्चाई सुनकर आयशा की आंखों में आंसू भर आते हैं। उसे समझ में आता है कि उसकी माँ ने उसके साथ गलत किया था। रो मत आयशा, ये खत्म नहीं हुआ है। ये एक नई शुरुआत है। और मेरी एक बात मानो, तुम इसके साथ बहुत ज्यादा खुश रहोगी। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। उसी दौरान विमला वहां आ जाती है। स्वामी कालसुरा जाग चुके हैं। वक्त आ गया है अपने स्वामी के हवाले होने का। आयशा के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। कुछ वक्त बाद ये लोग आयशा को खींचकर अंदर के कमरे में ले जाते हैं। धुंधले दृश्य में एक राक्षस नजर आता है जो धीरे धीरे साफ नजर आने लगता है। आयशा को उसकी ओर घसीटा जाता है। उसे देखकर उसकी आंखें फैल जाती हैं और उसके मुंह से लार टपकने लगती है। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। आयशा अपनी आंख उठाकर कालसुरा को देखती है। विमला और तीसरी औरत उसे कालसुरा के सामने लिटा देती है। उसका पेट अचानक बहुत बड़ा होने लगता है। तभी तीसरी औरत का चेहरा सामने आता है। वो कोई और नहीं बल्कि आयशा की माँ होती है। बस अब बहुत हुआ, मैं अपनी बेटी के साथ ये ज्यादती नहीं होने दूंगी। वो जल्दी से आगे बढ़ती हैं और आयशा के गले से वो पीला धागा काट देती हैं। कालसुरा गुस्से में जोर से चिल्लाता है। वो गुस्से में आ जाता है और तुरंत विमला को गले से पकड़कर उसे 2 हिस्सों में फाड़ देता है। फिर वो माया को भी पकड़ लेता है। विवास टूटने की वजह से वो और भी ज्यादा गुस्से में होता है। इससे पहले कि कुछ और हो पाता, आयशा की माँ उसे पकड़कर गुफा के बाहर की ओर भागने लगती है और पीछे वो माया को भी मार देता है। आयशा और उसकी माँ भागते हुए गुफा के मुख्य हिस्से में पहुंचती हैं। आयशा दर्द में होती है, मगर फिर भी खुद को संभालते हुए अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रही होती है। आयशा की माँ उसे खींचकर गुफा के अंदर चट्टानों के पीछे एक छिपी हुई जगह पर ले जाती हैं। क्या जरूरत थी
आपको ऐसा करने की। जो तू समझ रही है वैसा कुछ नहीं है बेटी। मैं वो धागा लेकर उस दिन निकली जरूर थी, मगर मैंने अपना मन बदल लिया। इससे पहले मैं कुछ कर पाती, माया ने अपने जादू के वश में मुझे भी फंसा लिया। उस दिन जो वहां आई वो मैं नहीं बल्कि मेरे वेश में माया थी। और इसी वक्त आयशा को पूरा सच पता चल जाता है। सच्चाई जानते ही आयशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तेरी खुशी के लिए बस कुछ पलों के लिए बहक गई थी, मगर अब वक्त है अपनी गलतियों को सुधारने का। अब क्या करना चाहती है माँ? यहाँ से सीधे चलना और दूसरा बाएं। तुम यहाँ से बाहर निकल जाओगी। पर आप? आयशा की माँ आयशा के हाथ को हटाती हैं जो उसे पकड़े हुए होते हैं। माँ नहीं, बिल्कुल नहीं। अपना ख्याल रखना बेटी। माँ, 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 नहीं। इसके बाद आयशा वहां से चली जाती है। वो कालसुरा के सामने आ जाती हैं और पूरी ताकत से उसकी ओर बढ़ती हैं। मगर कालसुरा उसे गले से पकड़ लेता है और पल भर में उसे भी मार देता है। कुछ वक्त बाद दूसरी तरफ आयशा बाहर निकलती है। वो गहरे दर्द और दुख में होती है। उसके पैर कांप रहे होते हैं, मगर फिर भी वो जितना तेज हो सके भाग रही होती है। भागते हुए वो एक छोटे पत्थर से ठोकर खा जाती है और जंगल के कीचड़ भरी जमीन पर गिर जाती है। दर्द और बढ़ जाता है। उसे महसूस होता है कि अब उसे खुद ही बच्चे को जन्म देना होगा। वो पूरी ताकत लगाकर जोर देती है ताकि बच्चा बाहर आ सके। और फिर एक पल में सब कुछ खामोश हो जाता है। चारों ओर खामोशी छा जाती है। कुछ वक्त बाद उजाला होता है। आयशा अब जिंदा नहीं होती, मगर उसका बच्चा उसके शरीर से बाहर आ चुका होता है, खून से लथपथ। उसकी हरकतें किसी आम बच्चे जैसी नहीं होती। धीरे धीरे वो बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। उसी वक्त उसके सामने कालसुरा आकर खड़ा हो जाता है।